हेलो गाइस, आकांक्षा वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई मूवी द नेबर। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जिसका नाम है जॉन और रोजी। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी हैं, लेकिन बाकी कपल्स की तरह ये लोग नहीं हैं क्योंकि वो दोनों कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। जॉन अपने अंकल नील के लिए काम करता है और नील एक ड्रग माफिया है। उसके लिए गैस और ड्रग्स डिलीवर करना, आगे का रास्ता दिखाना और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स चेंज करना, यही है उसकी ड्यूटी। इसके लिए उन्हें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, पुलिस से बचकर और बाकी के ग्रुप से बचकर और अपने नेबर से नजर चुराकर। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन पड़ोसी कहने लायक सिर्फ एक ही इंसान है जो कि उनके पास के घर में रहता है। जॉन तो सुबह होते ही निकल जाता है, अकेली रह जाती है रोजी। अब वो पूरा दिन टेलीस्कोप से घर की चारों तरफ नजर रखती है, अपनी सेफ्टी के लिए और साथ साथ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के लिए भी। उनका पड़ोसी कितना ज़्यादा खतरनाक है ये श्योर करने के लिए रोजी कभी कभी उस पर भी नजर रखती है। शायद उसके नेबर को शिकार का बहुत ज़्यादा शौक है, शायद इसीलिए उसका निशाना इतना पक्का है। ओवरऑल ये आदमी ठीक ठाक है, उससे तो कोई खतरा नहीं है। डर तो उन्हें नील से है। असल में जॉन और रोजी इन सब से तंग आ चुके हैं। वो लोग पैसा इकट्ठा जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से निकल पाए। इन सब से बहुत दूर एक नॉर्मल कपल की तरह जीना चाहते हैं ये लोग, लेकिन नील उसे इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला। अगर उसे इस बात की थोड़ी भी भनक लग गई तो इन दोनों को वो मार देगा। इसके अलावा इन दोनों पर एक और मुसीबत है जिसका नाम है ऑफिसर बर्ड्स। ऑफिसर बर्ड्स को ना कभी जॉन के पास से कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से वो उस पर शक कर सके, लेकिन फिर भी वो उसे हमेशा हैरेस करती रहती हैं। असल में शक तो उन्हें बहुत पहले, सबूत उन्हें एक न एक दिन मिल ही जाएगा। उस दिन घर लौटने के बाद जॉन को मिस्टर नेबर का ट्रैश कैंप रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है, तो वो उसे उठाकर उसके फॉर्म में रख देते हैं, लेकिन उसका इतना छोटा सा चार्जर शायद इस आदमी को पसंद नहीं आता। वो आदमी उसी रात उसके घर आता है मिलने। उसका नाम है ट्रॉय। यहाँ पर हमें पता चलता है जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं। वो डायरेक्टली कहता है कि उसके पास भी एक टेलीस्कोप है जिससे वो उन पर नजर रखता है। उसे पता है जॉन कुछ तो इलीगल करता है, क्योंकि घर आते वक्त गाड़ियों का नंबर प्लेट कुछ और ही रहता है और जाते वक्त कुछ और। शायद ये आदमी एक तरीके से जॉन को वार्न कर रहा था। वो लोग शहर से दूर इस इलाके में रहते हैं जिससे कोई आदमी इनके मामले में इंटरफेयर ना करे। सभी अपने अपने सीक्रेट्स मेंटेन करते हैं और उसका भी एक सीक्रेट है। दूसरी तरफ इस आदमी का रोजी को देखने का नजरिया काफी अजीब था। जॉन को गुस्सा तो आता है मगर वो ज्यादा ध्यान ना देने की डिसाइड करता है। ऐसे में वो लोग और ज्यादा दिन तो यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। उन्हें जितना पैसा चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। आज वो फाइनल डिलीवरी करने जा रहा है। जाने से पहले वो रोजी को अपना सामान पैक रखने के लिए कह जाता है, मगर शायद नील को ऑलरेडी अंदाजा लग चुका था। वो आदमी जॉन को चाकू की नोक पर धमकाता है। जॉन किसी तरह से उसे समझाता है और रोजी को कॉल करता है रेडी रहने के लिए, मगर बार बार रिंग करने के बाद भी रोजी फोन रिसीव नहीं करती। जॉन जल्दी से घर पहुंचता है, पूरे घर को अच्छे से देखता है, मगर रोजी कहीं नहीं थी। एक पॉइंट पर जॉन को ऐसा लगने लगता है कि शायद रोजी उसके पैसे लेकर भाग गई है, लेकिन पैसे तो वैसे की वैसे ही है। तो वो ट्रॉय के पास से जाकर पूछता है, जो कहता है कि हाँ उसने दोपहर में रोजी को देखा था, वो जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। जॉन बहुत परेशान हो जाता है, रोजी उसे कुछ बताए बिना कहाँ जा सकती है। बार बार उसका शक इस ट्रॉय पर ही जा रहा था, तो वो घर जाकर चुपके से उस पर नजर रखने लगता है। शाम होने से पहले जब वो देखता है कि ट्रॉय गाड़ी लेकर निकल गया, तब वो 2 बियर बॉटल्स लेकर उसके घर जाता है। अगर वो पकड़ा गया तो एक्सक्यूज के लिए, मगर घर पूरा खाली था। जॉन इस घर के एक एक कोने को चेक करता है, लेकिन शक करने जैसा उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय एक चीज की, ट्रॉय का टेलीस्कोप जो उनके घर की तरफ पॉइंटेड था। यानी कि वो सच में ही उन पर नजर रखता है। इस घर के किसी कोने में गाना बज रहा था, लेकिन घर में कोई है ही नहीं, तो गाना कौन सुन रहा है। जॉन उस आवाज को फॉलो करता है और पहुंच जाता है बेसमेंट में। आगे का रास्ता एक वुडन पैनल से ब्लॉक था। जॉन धीरे से उस पैनल को हटाता है और अंदर जाता है। अंदर एक कमरे में स्टूडियो जैसा माहौल बना हुआ था, कैमरा वगैरह सेटअप किया गया था और साथ में कुछ अजीब तरह के मुखौटे भी थे, और वो गाना इसी कमरे में बज रहा था फुल वॉल्यूम में।
इसके आगे हॉलवे पड़ता है। जॉन वहाँ जाता है, उसे एक लैडर दिखती है जो कि इस घर के पीछे की तरफ जा रही थी। जॉन को एक कमरे में एक लड़की की लाश मिलती है और एक और लड़की भी जिसे कि जानवर की तरह एक केज में बंद करके रखा गया है। उसका नाम है सैरा और उसका एक दोस्त भी है कोल जो यहाँ पर ही है। जॉन को दूसरे कमरे में रोजे भी मिलती है जिसकी हालत भी सेम ही है। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाती है उस केज, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। उसे ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता, उसे काटना पड़ेगा। जॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे ऊपर ट्रॉय की आवाज सुनाई देती है। वो घर वापस आ चुका है मगर वो अकेला है। जॉन उसे संभाल सकता है तो वो रोजी को अपने आप को संभालने के लिए कहकर ऊपर जाता है। तब ट्रॉय आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था जब जॉन पीछे से स्टैप करने जाता है, लेकिन तभी घर का डोर बजता है और तभी अंदर आते हैं उसके दोनों बेटे कूपर और हर्ली। ये तीनों लोग मिलकर ही ये सब काम कर रहे हैं। हर्ली को ये सब पसंद है लेकिन ट्रॉय अभी भी इन सब चीज़ों से यूज्ड टू नहीं हुआ है। उसे ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। ट्रॉय उसे समझाता है कि असल में ये सब उसका ही काम है और उसे ये सब करना होगा। और तब हमें पता चलता है कि असल में ये लोग किडनैपर्स हैं। वो लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं और उसके बदले में रिच लोगों से पैसा लेना उनका काम है। जॉन अब तक छुपकर उनकी बातें सुन रहा था लेकिन अब ये लोग बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर जॉन उनसे पहले ही नीचे जाकर छुप जाता है। वो दीवार की एक होल से देखने लगता है कि वो लोग सैरा को स्टूडियो वाले कमरे में ले जाकर चेयर से बांध देते हैं। उसके मुंह पर पट्टी बांधकर अपने चेहरे को उसी मास्क के पीछे ढक लेते हैं। इसके बाद वो लोग एक वीडियो शूट करने लगते हैं जो सैरा के परिवार को भेजा जाएगा। काम खत्म होने के बाद उसे फिर से केज में डाल दिया जाता है। जब कूपर अपने पिता से पूछता है कि उस दूसरी लड़की, ट्रॉय बहुत ही कैजुअली जवाब देता है कि उस लड़की के बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। इस लड़की ने बहुत कुछ देख लिया है इसलिए हमें इसे उठाना पड़ा और अब हमें इसे मार डालना होगा। असल में जॉन की निकल जाने के बाद जब रोजी टेलीस्कोप से चेक कर रही थी, टेलीस्कोप से उस पर नजर रख रही थी, तब उसे घर के बाहर से एक लड़का जख्मी हालत में वहां से भागते हुए दिखता है। वो खून में लथपथ था और देखते ही देखते ट्रॉय उसे शूट कर देता है। ये वही लड़का था जिसकी बॉडी जॉन ने देखी थी। जॉन उनकी बातों से समझ चुका था कि रोजी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उसकी जान खतरे में है। तो वो उसी वक्त पीछे के रास्ते से अपने घर बोल्ट कटर और गन लेने। तब तक शाम होने वाली थी। जॉन देखता है ये लोग किसी लाश को दफना रहे हैं। ठीक उसी वक्त उधर से ऑफिसर बर्ड की गाड़ी आती है। जॉन अपना हाथ हिलाकर उन्हें रोकने जाता है मगर इसके बाद जो होता है तब तो उसका होश ही उड़ जाता है। ये ऑफिसर बर्न्स उनके साथ मिली हुई है तो उससे तो कोई मदद मिलने से रही। जो करना होगा जॉन को खुद ही करना होगा अकेले। तब वो उस हिडन ट्रैश की तरफ जाने लगता है लेकिन उसे रोक लेता है कूपर। वो चिल्लाकर अपने भाई और अपने पिता को बुलाने जाता है लेकिन क्रीन की आवाज़ से उसकी आवाज़ कहीं दब जाती है। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है लेकिन फाइनली जॉन उसे मारकर एक गड्ढे में फेंक देता है। लेकिन इन सब के बीच उसकी गन कहीं खो जाती है तो वो सिर्फ बोल्ट कटर ही लेकर उस घर के अंदर जाता है लेकिन अंदर तो रोजी थी ही नहीं। उसे ये लोग ऊपर ले गए थे और उसका इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। बहुत दिनों से इस पर नजर थी इन लोगों की मगर अभी भी उसके पास कुछ वक्त है। जल्दबाजी में सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। जॉन को सब कुछ प्लान के साथ करना होगा जिससे वो सभी को एक साथ रेस्क्यू कर पाए। इसके लिए वो सबसे पहले नीचे जाता है और इस बार एक नए कमरे में जाता है जहाँ कोल नाम की लड़की को रखा गया था जिसके बारे में सैरा बता रही थी, लेकिन वो भागने या चलने की हालत में नहीं था। इन लोगों ने मार मार के उसके पैर को जख्मी कर दिया था। तो जॉन सबसे पहले सैरा को बाहर निकालता है और उसके साथ मिलकर पोल को भी। उन दोनों को उस लैटर से बाहर निकालकर और घर से भी बाहर निकाल देता है। सैरा को अपनी गाड़ी की चाबी देकर 100 काउंट करने के लिए कहता है। उसके बाद उसे घर की तरफ कुछ पत्थर फेंकने होंगे। इससे ट्रॉय और हर्ली बाहर निकल आएंगे और सैरा कोल के साथ जाकर गाड़ी में वेट करेगी, स्टार्ट ऑन करके लाइट ऑफ करके। होपफुली इतने में जॉन भी रोजी को छुड़ा लेगा। इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे। प्लान तो अच्छा था, सैरा भी ऐसे ही करती है जॉन रोज, लेकिन तब तक ट्रॉय और हर्ली को कूपर की लाश मिल चुकी थी, साथ में जॉन की टोपी भी। जब घर वापस आकर उन्हें रोजी नहीं मिलती तो उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये सब किसका काम है। तो जैसे ही वो चारों लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे कि घर की चारों तरफ बड़ी बड़े लाइट्स जलने लगते हैं।
लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से गिरते पड़ते कार तक तो पहुंच ही जाते हैं, मगर गाड़ी के टायर्स पंचर थे। और ये ट्रॉय का नहीं बल्कि नील का काम था, जो कि अपने आदमी के साथ उनका वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शायद जॉन और रोजी भागने वाले हैं। जॉन उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है ट्रॉय के बारे में, लेकिन उससे पहले ट्रॉय उन पर शूट कर देता है। दोनों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी। इसकी वजह से ट्रॉय और नील का आदमी दोनों ही घायल हो जाते हैं। रोजी के शोल्डर से खून बहने लगता है। जॉन किसी तरह उसे और सारा को कार में बैठाता है और नील गाड़ी को फुल स्पीड में आगे ले जाता है। वो लोग किसी तरह ट्रॉय और हर्ली के हाथों से तो बच जाते हैं, लेकिन तभी रास्तों के बीचे बीच खड़ी थी हाथ में गन लेकर ऑफिसर बर्न, और इसकी एक गोली जाकर लगती है नील को और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद इन सभी को फिर से एक बार घसीट कर बालों से खींचकर ले जाया जाता है उस घर के बेसमेंट में। जॉन को संभालती है ऑफिसर बर्न। ट्रॉय सारा को पकड़ लेता है। उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो उसे तो ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता। तो हाली अपना सारा गुस्सा उतारता है रोजी के ऊपर, चेन से बांधकर उसे बहुत मारता है, बालों से खींचकर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। रोजी की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो खुद भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो ऐसे सिचुएशन से डील करना उसे भी आता है। वो अपने हाथ का चेन हर्ली के गले में डालकर उसे चोक करने लगती है। उससे इसके पॉकेट से उस लॉक के कीज गिर जाते हैं। रोजी उसी चाबी से अपने आप को फ्री कर लेती है और हार्ली को लॉक कर देती है। हार्ली उस पर चिल्लाने लग जाता है, मगर अभी तो उसकी बारी है। रोजी कैमरा स्टैंड उठाकर उसे मारने लगती है और मारते मारते उसे मार ही डालती है। के बाद वो जॉन को बचाने जाती है, जिसे ऑफिसर बर्न हाथ और पैर मारकर उसे टॉर्चर करने ही वाली थी, लेकिन ठीक उससे पहले ही रोजी उसी स्टैंड से उसे मारकर बेहोश कर देती है। अभी बाकी रह जाती है सिर्फ सारा। वो भी बहुत मुश्किल से अपना हाथ काट कर हैंडकफ से आजाद हो पाई थी। उसे अपने सामने एक राइफल दिखती है, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो उसे ही उठा लेती है और तभी उसका सामना हो जाता है ट्रॉय से। वो बेचारी इन सब सिचुएशन से यूज्ड टू नहीं है। उसे तो बंदूक चलाना भी नहीं आता, उसने तो सिर्फ ऐसे ही उठा लिया था। इस पर ट्रॉय उसे बहुत ही इजीली कब्जे में ले लेता है। फॉर्चुनेटली तभी जॉन और रोजी भी वहाँ पर आ जाते हैं और ट्रॉय को उसे छोड़ना ही पड़ता है और वो जाके छुपता है क्लोजेट के अंदर। जॉन उसे शूट करता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती, क्योंकि ये क्लोजेट असल में बेसमेंट में जाने का एक और रास्ता है। इस पर ट्रॉय अपने फाइनल गेम स्टार्ट कर वो घर के सारे लाइट्स को ऑफ कर देता है और सारे खिड़की और दरवाजे बाहर से लॉक कर देता है और अंदर छोड़ देता है पॉइजनस गैस। इससे बचने के लिए सारा और रोज बेसमेंट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मगर ट्रॉय ने ऑलरेडी वो रास्ता बंद कर दिया था। इस बार फाइट होती है ट्रॉय और जॉन के बीच फेस टू फेस। जॉन तो मार मार के उसका हुलिया ही बिगाड़ देता है। उस हालत में भी ट्रॉय उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो भी उसी की तरह एक मिडिल मैन है, उसे मारने से क्या होगा। तभी जॉन के बारे में उसके बॉस को सब कुछ पता है, तो ट्रॉय को मारकर वो भी ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाएगा, उसे भी आखिरकार मरना ही होगा। जॉन सब कुछ सुनता है, मगर वो खुद को बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होने देता। उसे की गन से ट्रॉय को शूट कर देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन और रोजी मिलकर सभी लाशों को जला देते हैं। इसके बाद गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं अपने उसी डेस्टिनेशन की तरफ, जहां जाने का प्लान वो लोग इतने दिनों से बना रहे थे। अपने हिस्से का पैसा तो वो लोग लेते ही हैं, साथ में नील की गाड़ी से उसका भी पैसा ले लेते हैं। रह जाती है सिर्फ सारा। वो पुलिस को कॉल करती है, अपनी हालत के बारे में बताती है, मगर जॉन और रोसी के बारे में कुछ नहीं कहती। वो तो विक्टिम है, उसे क्या पता कि बाहर क्या हुआ होगा। मगर इसके बाद शायद रोजी और जॉन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता लगने वाला। गाइस, मुझे तो सर्वाइवल मूवीज, हाल ही में मैंने जो सर्वाइवल मूवीज एक्सप्लेन की है, उसमें लेडी कैरेक्टर्स को ले लो, वो सिर्फ स्किन शो ऑफ के लिए नहीं है, उनमें कुछ ठासू एक्शन सीक्वेंस भी हैं, और यही वजह है कि मुझे सर्वाइवल्स मूवी ज़्यादा पसंद है। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।